नमस्कार। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आप सब लोगों का अभिनंदन वंदन। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह भारतीय आजादी की लड़ाई के एक ऐसे नायक हैं जिनके नाम पर आम तौर पर कोई विवाद नहीं होता है। हाँ, दिक्कत यह होती है कि सब अपने अपने रंग का चश्मा उनके ऊपर जरूर पहनाना चाहते हैं। मुझे याद है 2007 में जब 100वां साल था उनका, तो सीपीएम ने उनका पोस्टर निकाला, उसमें लाल पगड़ी पहना दी। आरएसएस ने पोस्टर निकाला, उसने भगवा पगड़ी पहना दी। और इनको अलग अलग तरह की पगड़ियां पहनाकर अपने खेमे में खींचने की कोशिश चलती रहती है। हालांकि भगत सिंह का लिखा हुआ, भगत सिंह की जेल डायरी और तमाम सारी चीजें आसानी से अब बाजार में उपलब्ध है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा जिनको पढ़ के यह समझा जा सकता है कि भगत सिंह की विचारधारा क्या थी। नौजवान भारत सभा जो उन्होंने बनाई थी, अब नौजवान भारत सभा का पूरा इतिहास आ चुका है। यहां स्क्रीन पर आप किताब का नाम देख सकते हैं, कॉमरेड रामचंद्र की किताब है वो, जिसमें नौजवान भारत सभा का पूरा इतिहास दिया हुआ है। कॉमरेड रामचंद्र वो थे जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना का पूरा इतिहास आप देखेंगे तो बाकी सारी चीजें तो विस्तार में आप किताब में पढ़ेंगे। एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। नौजवान भारत सभा जो भगत सिंह का संगठन था, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ इस कदर था, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में इस कदर था कि उसने एक ऐसा काम किया जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी, झटका और हलाल जानते हैं ना आप? कुछ लोग कहते हैं कि झटका नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हलाल नहीं खाना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम जो होते हैं वो झटका नहीं खाते हैं और कुछ हिंदू क्लेम करते हैं कि उनके यहां हलाल खाना जो है वो हराम है। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में, जहां उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों की पॉपुलेशन काफी थी, लाहौर में एक बर्तन में मटन पकवाया, उसमें हलाल और झटका दोनों मीट मिलवा दिया और उसको पकाया और वहां पर हिंदू मुसलमान दोनों उपस्थित थे, उनके बीच में बांटा और लोगों ने खाया। आज आप कल्पना कर सकते हैं, आज कोई ऐसी कोशिश करे तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, लिंचिंग हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो भगत सिंह इस कदर प्रतिबद्ध थे, उनके बारे में आरएसएस ऐसे प्रचार करता है जैसे कोई वो हिंदू आइकन हो। यहां तक कि अकाली दल के लोग भी कई बार ऐसा प्रचार करते हैं जैसे कि वो कोई सिख आइकन हो। बहुत सारे लेख हैं उनके, सांप्रदायिकता के खिलाफ कई सारे लेख हैं। उन लेखों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, लड़ रहे थे। और जो उनके संगठन थे, चाहे वो नौजवान भारत सभा हो, चाहे वो एचएसआरए हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसमें सांप्रदायिकता के लिए, छुआछूत के लिए, जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं थी। जी, मैं यहां पर आपको बता दूं कि भगत सिंह इकलौते क्रांतिकारी थे जिन्होंने उस जमाने में जाति का सवाल उठाया था। अछूत समस्या उनका एक लेख है जिसमें वो जाति के सवाल पर डिटेल में बात करते हैं। वो कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जब वो जेल में थे तो जेल में जो सफाई कर्मी थे उनको वो मां कहते थे और उनके हाथ का खाना उनके साथ बैठकर खाते थे। आप सोचिए जातिवाद से वो कितने कितने दूर थे। यही नहीं, ये कहने पर कई लोगों को झटका लग सकता है, लेकिन भगत सिंह नास्तिक हो चुके थे। उनका किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, उनको फांसी होने वाली थी, उसके पहले एक सरदार जी जो वहां पर थे, जिनकी वो बड़ी इज्जत करते थे, उन्होंने उनसे कहा कि सारी जिंदगी तो तुमने नास्तिकता में गुजार दी, लेकिन अब तुमको फांसी होने वाली है तो एक बार गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लो। जब भगत सिंह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि तुम बेहद घमंडी हो, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो, ईश्वर से भी खुद को बड़ा समझने लगे हो। भगत सिंह बहुत व्यथित हुए। जिन्होंने कहा वो बहुत सीनियर थे तो उनका सीधा जवाब तो कोई नहीं दिया, लेकिन जेल में बैठे बैठे उन्होंने एक लंबा लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। लंबा लेख है, लेकिन गूगल पे अगर इसको आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो तुरंत आपको ये लेख मिल जाएगा। इसको पढ़िए और समझेंगे आप कि भगत सिंह नास्तिक जब हुए थे तो क्यों हुए थे। और सिर्फ धर्म का मामला नहीं था, सोशलिज्म उनके
संगठन में शामिल था। दरअसल संगठन का जो पुराना नाम था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान और सचिन नाथ सान्याल जैसे लोग जिसके लीडर्स थे, उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ये रिपब्लिक क्या है? वो चाहते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का जो एम था वो यूएसए की तरह, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह, चूंकि भारत भी अलग अलग तरह के राज्यों का एक पूरा समूह था जहां अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग भाषा थी, तो वो इनका एक मिला जुला रिपब्लिक बनाना चाहते थे। आप कह लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज बनाना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह जब उसमें शामिल होते हैं तो एक नया शब्द उसमें जुड़वाते हैं, सोशलिस्ट। HSRA नाम होता है, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आर्मी जो उसका सशस्त्र बल था वो, और जो संगठन था वो, दोनों में सोशलिस्ट शब्द आता है। सोशलिस्ट मतलब क्या? बराबरी चाहने वाला, जो सबकी बराबरी चाहता है, जो नहीं चाहता है देश के अंदर आर्थिक आधार पर ऊंच नीच हो, कोई गरीब हो कोई अमीर हो, जो ये चाहता है कि सारे लोग एक बराबर हों। उस समाज, इस समाजवाद का आज की जो तमाम सारी समाजवादी पार्टियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सैद्धांतिक तरीके का एक समाजवाद था, जिस तरह की व्यवस्था वो लाना चाहते थे। इसीलिए अपने कई लेखों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। एक जगह बहुत मजेदार बात की है, वो कह के फिर मैं अपने विषय पे आता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाए और गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज सत्ता पर आ जाएं, तो इस आजादी का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह गोरे अंग्रेज जो विदेश से आए थे वो हमको लूट रहे हैं, अगर हिंदुस्तानी ही हमको लूटना शुरू कर दें तो फिर इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। आजादी का मतलब तो तब है जब किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के हाथ में सत्ता आए और इस तरह की व्यवस्था बने जिसमें आर्थिक बराबरी हो। समाजवाद के प्रति उनका यही समर्पण था, जिसकी वजह से अपने एक लेख में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की तुलना की है। ये वो टाइम था जब देश में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू युवा नेता के रूप में उभर रहे थे। दोनों ऐसे नेता थे जो समाजवाद की बात करते थे। जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद की बात करते थे। आप जानते हैं कि लंदन में वो फेबियन समाजवाद से बहुत प्रभावित थे और वहां से आए थे और हिंदुस्तान में बराबरी की बात कर रहे थे। और कांग्रेस में सुभाष बाबू और पंडित नेहरू को लेफ्टिस्ट नेता माना जाता था। तो भगत सिंह ने विचार किया कि आज पंजाब के युवाओं का हीरो कौन हो सकता है, और ये विचार करते हुए वो सुभाष बाबू के बारे में लिखते हैं कि सुभाष बाबू के अंदर प्राचीन संस्कृति और इस तरह की चीजों के प्रति एक अलग तरह का मोह दिखता है जो उनको सच्चा समाजवादी होने से रोकता है। वहीं पंडित नेहरू के बारे में वो लिखते हैं कि पंडित नेहरू जो हैं वो तेज तर्रार वकील हैं, पंडित स्वराज्य पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं और समाजवाद में उनकी पूरी आस्था है। वो पूरी तरह से देश में बराबरी की बात कर रहे हैं। और ये सारी बातें करते हुए, इस लेख का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ये सारी बातें करते हुए वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पंजाब के युवाओं को अपने नेता के रूप में पंडित नेहरू को चुनना चाहिए। वो कहते हैं कि पंजाब के युवाओं को जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे चलना चाहिए। और एक बात जो वो कहते हैं वो आज भी हमको ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंधे अनुयायी हो जाओ, उनके अंधे भक्त हो जाओ, लेकिन आज वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही रास्ता है, उनके साथ युवाओं को चलना चाहिए। ये जो सीख है कि आप भले किसी से कितने भी प्रभावित हो जाएं, लेकिन उसके अंधे भक्त ना हो जाएं, ताकि जब वो गलती करे तो उसकी आलोचना भी कर सकें, ये भगत सिंह की शिक्षाओं का मूल है। इसलिए वो पंडित नेहरू के साथ चलने को कहते हैं, लेकिन अंधा भक्त हो जाने को नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ पंडित नेहरू के मन में भी भगत सिंह के लिए बेहद सम्मान था। जब शहीद आजम भगत सिंह जेल में थे तो जो लोग उनसे मिलने गए थे उनमें पंडित नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। मोतीलाल नेहरू उस समय सेंट्रल असेंबली के मेंबर थे। वहां पर भी उन्होंने मामला उठाया था भगत सिंह का। यहां तक कि उस दौर में जिन्ना भी सेकुलर थे, जिन्ना ने भी मामला उठाया था।
और भी बहुत सारे लोगों ने मामला उठाया था, असेंबली से इस्तीफा दिया था, बाकी सारा कुछ किया था। लेकिन जो आरएसएस और हिंदू महासभा आज भगत सिंह को लेके इतनी बातें करती है, उस आरएसएस और हिंदू महासभा का एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसने भगत सिंह के पक्ष में कोई बयान दिया हो। छोड़ दीजिए सावरकर को, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे कोई भी हो, आप ढूंढने जाएंगे जिस समय भगत सिंह को फांसी हो रही थी, जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चल रहा था, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। हर विचारधारा के लोग उनके पक्ष में लगातार बयान दे रहे थे, लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा का एक बयान आपको उनके पक्ष में नहीं मिलेगा। जब भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, उस समय अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ही थे जो उनसे मिलने गए थे और समझाने की कोशिश की थी कि ये लोग अपना अनशन वापस ले लें। और आप जानते हो कि एक लंबे समय के बाद भगत सिंह और बाकी लोगों ने अपना अनशन वापस लिया। जतिन दास 64 दिन का अनशन करते हुए जब शहीद हुए तो उनको इलाहाबाद से जब उनकी पार्थिव देह गुजरी तो जो लोग उनका स्वागत कर रहे थे उनमें नेहरू परिवार के लोग शामिल थे, कमला नेहरू उनमें शामिल थी। चंद्रशेखर आजाद जब शहीद हुए तो इलाहाबाद में जो उनके लिए कार्यक्रम किया गया श्रद्धांजलि का, उसमें कमला नेहरू जी शामिल थी। जब भगत सिंह को फांसी हो गई उस समय एक बड़ा मार्मिक बयान है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस मामले पर मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा था, मुझे डर था कि मेरे बोलने से कहीं भगत सिंह के केस में नुकसान ना हो जाए, अंग्रेज उनके खिलाफ कोई ज्यादा कार्रवाई ना कर बैठे। लेकिन अब जब वो चला गया है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे नौजवान जो हैं वो देश की शान है, भगत सिंह हमारे देश की शान है। और वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है देश तमाम शहीदों की तरह कभी उनको भी भूल जाए, लेकिन जब अंग्रेजों से हमारी कोई भी बात होगी तो हमारे और अंग्रेजों के बीच में शहीद भगत सिंह की लाश होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि सरदार किशन सिंह जो भगत सिंह के पिता थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, वो आजीवन कांग्रेस के मेंबर रहे। आप ये भी जानते हैं कि भगत सिंह के एक भतीजे आजादी के बाद यूपी में कांग्रेस सरकार के मिनिस्टर रहे। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे कोई ये बताना है कि कांग्रेस के साथ किसका क्या रिश्ता था। ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं जिस कांग्रेस की बात करता हूं वो आज की कांग्रेस पार्टी की बात कम करता हूं, नहीं के बराबर करता हूं। मैं बात करता हूं उस कांग्रेस की जो नेहरू और गांधी की कांग्रेस थी, जो मौलाना आजाद और पटेल की कांग्रेस थी, जो सरदार किशन सिंह की कांग्रेस थी। और इसके पैरेलल चल रहा था क्रांतिकारी आंदोलन। दो अलग अलग आंदोलन थे। कांग्रेस का आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। कांग्रेस का यह मानना था कि अहिंसा से ही आजादी मिल सकती है। क्रांतिकारियों का यह मानना था, और ये सारे क्रांतिकारी कभी ना कभी कांग्रेस में रह चुके थे। चाहे आप भगत सिंह को ले लीजिए, चाहे आप भगवती चरण बोरा को ले लीजिए, चाहे आप राजगुरु सुखदेव को ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए। चौरी चौरा कांड के पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस में थे। चौरी चौरा कांड पर जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ये बिल्कुल युवा लोग थे। इनको लगा कि इस तरह तो देश को आजादी नहीं मिलेगी, और तब इनको ऐसा लगा कि शायद हिंसक तरीके से ही आजादी मिलेगी, और उन्होंने हिंसा का दामन थामा। इस तरह से ये दो रास्ते हुए, लेकिन ये दो रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए थे, देश की आजादी के मंजिल पर। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग, उनके रास्ते ही अलग थे। उनको देश की आजादी से कोई मतलब था ही नहीं, वो तो अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। इन दो रास्तों पर रहते हुए दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान रहा। कभी किसी क्रांतिकारी ने गांधी जी की हत्या करने का नहीं सोचा। गांधी जी ने जब हिंसा की वजह से उनकी आलोचना भी की तो लिख के जवाब दिया गया। बाकायदा बम का दर्शन एक लेख लिखा गया। जब इंकलाब जिंदाबाद पे सवाल उठाया गया तो भगत सिंह ने बाकायदा एक लेख लिखा, इंकलाब जिंदाबाद से हमारा मतलब क्या है। ये बौद्धिक बहसें थीं, ये विचारधारा की बहसें थीं, इसमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनियां नहीं थी। इसीलिए एक प्रचार हमेशा किया जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं। सोच के देखिएगा, पहली बात तो गांधी जी कोई जज नहीं थे कि गांधी जी को फैसला देना था और वो रोक लेते।
सोच के आप ये देखिएगा कि जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था, बातचीत हो रही थी, तो गांधी जी ने 2 मांगे रखी थी, बहुत सारी दूसरी मांगों के अलावा। पहली मांग तो यही रखी थी कि नमक सत्याग्रह के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई है, जिस तरह से नमक सत्याग्रहियों को मारा गया है, उसकी पुलिस जांच होनी चाहिए। दूसरी भगत सिंह से संबंधित रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि फांसी सबसे बड़ी हिंसा है, इसलिए भगत सिंह की फांसी की सजा बदल देनी चाहिए, माफ कर देनी चाहिए। पहली मांग जब उन्होंने रखी तो महाराष्ट्र की जो पूरी पुलिस थी, पूरा पुलिस फोर्स था, उसके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इरविन से कहा कि अगर जांच की गई तो हम सारे लोग इस्तीफा देकर वापस इंग्लैंड लौट जाएंगे। और भगत सिंह की मांग के संदर्भ में भी यही हुआ। आपको पता है कि हमारे लिए भगत सिंह क्रांतिकारी थे, शहीद थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए सोचिए क्या थे। उन्होंने एक युवा अंग्रेज अफसर की हत्या की थी। आज भी अगर किसी पुलिस वाले को आप मार दीजिए तो पुलिस कभी आपको नहीं छोड़ेगी। तो पंजाब पुलिस के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। पंजाब पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने, गवर्नर्स ने इरविन को यह कहा कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं दी गई तो हम इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौट जाएंगे। ये सारा बहुत डिटेल्स में सोर्स के साथ मैंने अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में दिया है। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी होती है और उसी दिन गांधी जी ने इरविन को एक लंबा पत्र लिखा है और उस लंबे पत्र में उससे अपील की है कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, बाइबिल भी यही सिखाती है कि दया करना, माफ कर देना सबसे बड़ी बात होती है, और उसके बावजूद आप भगत सिंह को फांसी देने पर बजिद हैं। मैं आपसे यह अपील कर रहा हूं कि भगत सिंह की फांसी की सजा टाल दीजिए। लेकिन अंग्रेज तय कर चुके थे। और एक और बात थी, माफी के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुद अपील करें। कभी भगत सिंह कोई सावरकर नहीं थे कि 7 बार माफीनामा लिखते। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने जब एक बार लिख दिया, एक पत्र लिख दिया था अंग्रेजों को इस बात के लिए, तो जो भगत सिंह अपने पिता से इतना डरते थे कि सरेआम किशन सिंह ने कई बार उनकी पिटाई की थी और वो चुपचाप रहे थे, वो भगत सिंह अपने पिता को इतना कड़ा पत्र लिखते हैं कि आपने मेरे लिए माफी कैसे मांगी। भगत सिंह कहते थे कि हम विद्रोही हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक विद्रोही हैं, हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए। जब संसद में बम फेंकने की योजना बनी थी तभी भगत सिंह को पता था कि गिरफ्तारी होनी है और फांसी होनी है, और प्लान ही पूरा यही था कि जब गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा, तो उसमें हम पूरे देश को बता पाएंगे कि असल में क्रांतिकारी आंदोलन क्या चाहता है। क्योंकि देश की प्रेस और अंग्रेज क्रांतिकारियों को गुंडा मवाली कहकर बदनाम कर रहे थे, और यह काम उन्होंने किया। भगत सिंह के सारे बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिए हुए हैं आज दस्तावेज के रूप में हैं। उसी के बाद लोगों को पता चला कि क्रांतिकारी आंदोलन क्या चाहता है। तो जो भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी टले, जो खुद फांसी के लिए बजिद थे, जो अपने पिता पर नाराज होते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से किसी माफी की मांग क्यों की, उसको कौन बचा सकता था? उसको बचाने के लिए चिट्ठियां लिखी जा सकती थी, अपील की जा सकती थी, वो गांधी ने की। मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि बताइए भाई, आज जो बड़े क्रांतिकारी बने हैं, भगत सिंह की बातें करते हैं, वो आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, ये सारे लोग तब कहां थे जब फांसी चढ़ रही थी? क्यों नहीं उस समय अंग्रेजों को पत्र लिखा? एक जुलूसी निकाल दिया होता, एक पर्चा निकाल दिया होता, एक धरना कर दिया होता। ये तो अपना खाकी कच्छा पहन के आराम से लेफ्ट राइट कर रहे थे, और बाकियों से सवाल पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं पूछा। भगत सिंह का जो मुकदमा चला है पंजाब में, लाहौर में, उसके सारे जो वकील थे वो कांग्रेस के लोग थे। इसके पहले काकोरी कांड जब हुआ था, उनको बचाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें खुद मोतीलाल नेहरू थे। आईएनए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो सैनिक जब गिरफ्तार होकर हिंदुस्तान आए, जो आईएनए डिफेंस कमेटी बनी, उसमें भूला भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे। तो ये दोनों आंदोलन, चाहे कांग्रेस का आंदोलन हो चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, पैरेलल चल रहा था, एक दूसरे की मदद कर रहा था, एक दूसरे का सम्मान करता था। और उस समय आरएसएस और मुस्लिम लीग के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज ये सवाल उठाते हैं। भगत सिंह आज अगर जिंदा होते तो सबसे बड़े दुश्मन होते आरएसएस के, और आज जो सरकार है उसकी। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में आज भी वो सवाल उठा रहे होते, और ये सरकार उनको जेल में डाल रही होती। अगर आज भगत सिंह होते तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें वो शामिल हो सकते थे। वो सबसे सवाल पूछते कि आपकी नीतियां गरीबों के खिलाफ क्यों हैं, चाहे वो किसी की सरकार होती। वो आज खड़े होते, सवाल उठाते और सबके दुश्मन बनते, जैसे हमारे जैसे लोग बनते हैं।
तो भगत सिंह से अगर सीखना है तो ये सीखिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के भक्त नहीं, जनता की आवाज बनिए। गरीबों के हित में बोलना सीखिए, दलितों के हित में बोलना सीखिए, महिलाओं के हित में बोलना सीखिए और अल्पसंख्यकों के हित में बोलना सीखिए। जो लोग धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं उनके खिलाफ बोलना सीखिए और सांप्रदायिकता को दूर करके देश को एक शानदार देश बनाने की कोशिश में लगिए। भगत सिंह से सिर्फ यही सीखा जा सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि भगत सिंह के पोस्टर्स लगाने से पहले, भगत सिंह की टी शर्ट पहनने से पहले एक बार भगत सिंह के लेख जो लगभग सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, पंजाबी में है, गुजराती में, हर भाषा में उपलब्ध हैं, उन लेखों को पढ़िए, सीखिए और समझिए कि भगत सिंह असल में क्या चाहते थे। और जो समझ में आए उस रास्ते पर जब आप चलेंगे तब आप कह पाएंगे कि आप शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं। वरना पोस्टर और बैनर का क्या है, कोई किसी का पोस्टर लगा ले, कोई किसी का बैनर लगा ले, क्या फर्क पड़ता है। तो शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर आज इतना ही। आज ये अपील आपसे कि उनके रास्ते पर चलिए, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़िए, उनके लेख पढ़िए। देश में जिस तरह का नफरत का माहौल है उसको दूर करने के लिए साथ आइए। और ये भी अपील कि अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल और हम इसमें थोड़ा सा काम कर पा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा योगदान कर पा रहे हैं, तो हमारे साथ खड़े होइए। जो जरूरी होता है किसी चैनल को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियोस को दोस्तों तक भेजिए ताकि हमारी बात दूर तक जाए। और अगर आपको लगे कि आप हमारी सहायता भी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने बताया है। आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जैसे भी आपकी इच्छा हो आप मदद कर सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, आप साथ आएंगे तो हम लगातार सच के पक्ष में बोल पाएंगे।